हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 12वां प्रैक्टिस सेट आज देखने वाले हैं। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपके सभी वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट लिया गया है ये RWA बुक से लिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि किस शासक ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। तो कौन सा शासक था जिसने जीवन के अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपनाया था? तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य था एक भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन था? जैन आचार्य था। तो इससे जो है इसने जो है क्या लिया था? जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था, ये बताना है। तो राणा अमर सिंह जो थे ये मेवाड़ के शासक थे, और ये जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है इन्होंने मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। और ये अमर सिंह जो थे ये राणा प्रताप के जो है लड़के थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जहांगीर का शासनकाल जो था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था ये जहांगीर का शासनकाल। और राणा अमर सिंह जो है 1615 ईस्वी में, ठीक है, 1615 ईस्वी में जहांगीर के मेवाड़ अभियान के दौरान जो है आत्मसमर्पण कर दिया था और मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया था। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, चोल अभिलेख के अनुसार जो है विद्यालयों के रख रखाव का जो भूमि होता था उसको कहा जाता था शाला भोग। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, शाला भोग कहा जाता था, जो कि ये शैक्षणिक प्रयोजन के लिए जो है दी गई भूमि होती थी। और चोल अभिलेखों के अनुसार वेलन गाई जो है ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। ठीक है, एक ब्रह्मदेव था जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहा जाता था। देवदान जो होता था ये मंदिरों और धार्मिक संस्थानों की दी गई भूमि को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार जो कुआं है अग्रसेन की बावली जो है इसको कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास स्थित है। ये संरक्षित पुरातात्विक स्थल है और इसमें अगर हम बात करें 16 मीटर लंबा और ये 15 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित है? इसमें से टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जो थे भू राजस्व की, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों रैयतवाड़ी व्यवस्था से जो है संबंधित हैं और इन्होंने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है स्थापना किया था। ठीक है, सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू करने का श्रेय जाता है वो 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है ये तमिलनाडु के जनपद है 12 महल वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद 1820 में टॉमस मुनरो ने मद्रास के शेष भागों में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने कहां पर जो है बम फेंका था? जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो ये बम जो है कहां पर फेंका गया था ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाए? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी पार्ट। ये फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। अगला प्रश्न, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मतलब वंदे मातरम गीत की रचनाकार का नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और ये सर्वप्रथम 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पे जो है गाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से विषम व्यक्ति का चयन करना है। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और दादा भाई नौरोजी। इनमें से अलग अगर देखा जाए तो डी पार्ट हो जाएंगे बिपिन दादा भाई नौरोजी, क्योंकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और बिपिन चंद्र पाल इनको कहा जाता था लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। तो ये 3 थे जो सेम पैटर्न से थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है इनसे अलग थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है
दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, और ये तीनों जो थे ये ग्रम दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? इसमें से तो यहाँ पे आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो ये किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में जो है इस कॉलेज का स्थापना किया गया। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? इनमें से काराकोरम रेंज में स्थित पर्वत शिखर जो है वो केटू है। ठीक है, केटू या माउंट गार्डविन ऑस्टिन को कहा जाता है। तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इनमें से तो ये लक्षद्वीप से संबंध है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अलकनंदा और पिंडारी नदियां जहाँ मिलती हैं उसका संगम स्थल जो है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर जो स्थित है वो है विष्णुप्रयाग। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती हैं जाके। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, और इनकी संयुक्त धारा जो होती है गंगा नदी कहलाती है। तो केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? ठीक है, इनमें से तो वो है आल्पस पर्वत श्रेणी। आल्पस पर्वत श्रेणी जब किसी जो है नवीन वलित पर्वत क्या है? तो जब किसी विवर्तनिक प्लेट पर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो ये वलित होकर ऊपर उठ जाती है, जिसे वलित या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इसमें आपका आल्पस पर्वत आ जाता है, रॉकी पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत, ये सभी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, आम्र बौछार या आम्र वर्षा क्या होता है? तो आम्र वर्षा होता है जो होता है वो पूर्वी मानसूनी वर्षा को आम्र बौछार कहते हैं, क्योंकि मानसून से पहले की वर्षा जो होती है मानसूनी वर्षा, ये समय होता है अप्रैल, और ये केरल और कर्नाटक में होता है। ठीक है, यह वर्षा आमों को जल्दी पकने का कारण बनती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता जो है या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है और इसमें जनता ही सर्वोपरि है। तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि हम अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। तो इसका यह अर्थ होता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो समवर्ती सूची जो लिया गया है, यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो वो किया जाता है टोटल 12। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? इनमें से विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विधान परिषद केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश इसमें भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, सिर्फ बिहार में है इसमें से। तो आंसर डी ऑप्शन जगह बिहार। ठीक है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर बिहार, तीसरा आपका आ जाता है कर्नाटका, और इसके अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? इनमें से गलत वाला अगर हम देखेंगे तो भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी सही, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान ये भी सही है, भाग 9 में केंद्र शासित प्रदेश है, ये गलत है। तो गलत वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित चीजें हैं वो किस में है? वो भाग 8 में दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण इनमें से नहीं था? तो उद्योग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है, तो ये जो है कारण एक था औद्योगिक विकास पर बल देने वाले में से एक था। उद्योगों को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है, जो कि ये गलत है। ठीक है, उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, तो यहीं पर यह गलती की गई है। बाकी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी पार्ट नहीं वाला बताना था, तो नहीं वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है? तो वो होता है नगद कोष अनुपात। ठीक है, नगद कोष अनुपात जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी टीपीपी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया था वर्ष 1975 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित भी किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। कृषि विपणन आधारभूत संरचना कब से प्रभावित हुआ? ठीक है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना ये कब से प्रभावित हुआ है? तो ये लगा है 1 अप्रैल 2014 से। अप्रैल 2014 में ये जो है प्रभावी हुआ है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2004 में प्रारंभ हुआ था। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होने वाला पहला व्यक्ति जो है कौन था? उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये बताना था। तो जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिज्म का इस्तेमाल करके सूर्य की रोशनी को 7 रंगों में जो है विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ये पहला व्यक्ति किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रतिअम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? ठीक है, तो हीम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लोहा से आयरन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो मानव रक्त की कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, तो इसमें हीम और ग्लोबिन होता है और हीम में आयरन होता है। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपर रूप नहीं इनमें से। तो हीरा होता है कार्बन का अपर रूप। ठीक है, बकमिनस्ट फुलरीन ये भी होता है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये नहीं होता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी होता है कार्बन का अपर रूप। तो फास्फोरस यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान करिए इसमें से। तो सबसे बड़ा संघ इसमें से प्राणी जगत का वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा है जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी शामिल है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे उदाहरण के तौर पर मकड़ी हो गया, तिलचट्टा है, रेशम कीट, ये सभी जो है इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। इनके अलावा अन्य एक फेमस है भारत दुर्दशा, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, 2010 में आयोजित हुआ था, तो सर्वप्रथम चीन ने किया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरुआत किया गया? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 2015 में, 25 जून को। ठीक है, 25 जून 2015 को ये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किया गया था। किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उस राजा का नाम बताना है। तो वो था ययाति केसरी। ठीक है, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। ये जो है किससे बना है? तो लाल पत्थर से बनाया गया है और यह कलिंग शैली की वास्तुकला का जो है उत्कृष्ट उदाहरण देता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और यह उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये किसके लिए जो है प्रसिद्ध नर्तक थे? मतलब कौन से प्रसिद्ध नृत्य करते थे गुरु वेम्पति? तो ये जो है कुचिपुड़ी डांस करते थे।
तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है कब? 1998 में ही। झारखंड का हुंटा नृत्य निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? हुंटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जान लीजिएगा, झारखंड से संबंधित है, ठीक है। और ये किस आदिवासी से संबंधित है? तो उसका नाम है संथाल। ये संथाल आदिवासी है, संथाल जनजाति के द्वारा जो है हुंटा नृत्य किया जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी? ठीक है, तो उनका नाम था MS सुब्बुलक्ष्मी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। इन्हें 1974 में ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ये प्रथम भारतीय संगीतकार थी भारत की जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 1954 में ही, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1956 में। संगीत कला निधि अवार्ड इन्हें दिया गया 1968 में। भारत रत्न पुरस्कार 1998 में दिया गया है और पद्म विभूषण पुरस्कार 1975 में दिया गया है। तो ये सारे अवार्ड जो है MS सुब्बुलक्ष्मी को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, अनंता R कृष्णन की एक प्रसिद्ध वादक हैं, क्या बजाते हैं अनंता R कृष्णन? तो अनंता R कृष्णन ये प्रसिद्ध मृदंगम वादक हैं, मृदंगम बजाते हैं, ठीक है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, और इसके अलावा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, फुटबॉल एशिया कप 2027 की मेजबानी जो है ये सऊदी अरब कर रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये शुरुआत कब हुई थी? एशियन कप की स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है, 1956 में किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो ये बनाया गया आंध्र प्रदेश में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नवंबर 2024 में कौन श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया? इनमें से तो श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री जो चुना गया उनका नाम है हरिनी अमरसूरिया, ठीक है, हरिनी अमरसूरिया। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। थाईलैंड पर्यटन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सोनू सूद, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस महान तबला वादक का इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था जाकिर हुसैन, ठीक है। आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। भारत के 15वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इनमें से कौन बने? तो वो बने हैं के संजय मूर्ति, ठीक है। नाम क्या है? के संजय मूर्ति। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, RBI ने गैर निवासी निवेशकों के लिए कौन सी प्रतिभूति FAR के तहत जो है जोड़ी है? तो उसका नाम बताना है। उस बॉन्ड का नाम क्या है? तो उस बॉन्ड का नाम है ग्रीन बॉन्ड। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। टाटा स्टील चेस इंडिया 2024 में रैपिड और ब्लिट्ज खिताब किसने जो है जीते हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कार्लसन मैग्नस। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस मशीन पिस्तौल की 550 इकाइयाँ जो है पेश किया है? तो यहाँ पे आंसर आपको देना है, तो उसका नाम है अश्मि, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये भी मनाया गया 20 नवंबर को ही। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृंगचल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दृग प्लस अंचल बनता है दृगंचल, तो दृगंचल यहाँ पे हो जाएगा दृग प्लस अंचल, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची बताना है, ठीक है। मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो मोर का पर्यायवाची में अगर देखा जाए केकी तो होता है, ठीक है। शिखी जो दिया गया ये भी होता है, शिखंडी भी होता है, लेकिन कीस नहीं होता, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबल और सबल का उपयुक्त अर्थ वाला इसमें से शब्द कौन सा है? पहले वाले सबल का अर्थ क्या है? तो पहला वाला जो सबल दिया गया इसका अर्थ होता है चित्कबरा, ठीक है। और दूसरा वाला जो सबल अर्थ दिया गया इसका अर्थ होता है ताकतवर। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, चित्कबरा और ताकतवर। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा है छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है मतलब कि हराना, ठीक है। छक्के छुड़ाना मतलब हराना, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ठीक है, घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक का नाम बताना है। तो उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, राहुल सांकृत्यायन।
इसमें से अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन करिए। तो गद्यांश को आप जब पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक निकल के आएगा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो आनंद की बात कर रहा है, तो आनंद की खोज, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद उपयुक्त का उत्तर देना है। और इसमें प्रश्न क्या है कि अंतर मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा बी पार्ट, ठीक है। अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता के मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। तो आंसर बी पार्ट इसके लिए करेक्ट है। अगले प्रश्न में हमें इस गद्यांश का जो है क्या है, सारांश बताना है। अब गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो इसका सारांश निकल के आएगा, जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो गद्यांश को पढ़िएगा तो सारांश आपको निकल के आएगा ए पार्ट। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वो एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए, किसके बारे में बातें कही गई हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये बाह्य मन, ठीक है। बाहरी मन कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। गद्यांश में किस पर अधिक बल दिया गया है इनमें से, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सृष्टि का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आत्मिक आनंद पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें से गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का फिर विकल्प देना है, आंसर देना है। तो इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाओं में बांटने का कार्य किसने किया है, यह गद्यांश के अनुसार बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी पार्ट, ब्रिटिशों ने किया था। गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में केवल किसका अंतर है, तो गद्यांश के अनुसार सिर्फ लिपि का अंतर है, बाकी सब सेम है। आंसर डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। पंजाबी भाषा किन दो लिपियों की बात गद्यांश में किया गया, पंजाबी भाषा के किन दो लिपियों की बात गद्यांश में की गई है, तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि इसमें गुरुमुखी और फारसी इन दो लिपियों का बात किया गया है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। गद्यांश के अनुसार एक ही भाषा अलग अलग लिपि में लिखे जाने पर क्या होता है, तो वो अलग भाषा नहीं बन जाती, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। गद्यांश में ब्रिटिशों के द्वारा कौन सी की कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है, किसकी कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है, तो उसमें भाषा की कुटिल राजनीति की चर्चा किया गया है गद्यांश के अनुसार। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन का करिएगा, इसका टेलीग्राम पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड करके सोल्यूशन सहित होगा तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।